हेलो एवरीवन, जेईई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बट उसके पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले सालों में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे। स्टैटिस्टिक्स जेईई एडवांस के सिलेबस में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, 2023 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2023 के पेपर में। वो क्वेश्चन भी मैच द कॉलम का था, 8 मार्क्स का था क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स वेटेज बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में हम पिछले 11 साल का एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं, 2013 से लेकर 2023 तक। टोटल इस 11 साल में 36 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से पूछे गए हैं, 36 क्वेश्चंस, एवरेज 3 से के आसपास हो गया। लास्ट 4 इयर्स में भी अगर आप देखेंगे तो 3, 5, 3, 5 इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छे वेटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया हमें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन से जो 2023 में पूछा गया था। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक्स की वैल्यूज गिवन है 3, 8, 11, 10, 5, 4। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5, 2, 3, 2, 4, 4। जो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है वो है मीन, मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट द मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन, मीडियन और ये जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है मीन डिविएशन अबाउट द मीन और मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स की जो वैल्यूज गिवन है उन्हें हमें लिखना है यहां पर, लेकिन जो वैल्यूज गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो एक्स की वैल्यूज आप देखो क्या क्या है यहां पर, 3, 4, 5, 8, 10, 11। एक्स की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है 3, 4, 5, 8, 10, 11। ये एक्स की वैल्यूज हो गई। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देखते हैं क्या क्या है, वो हमें नोट करनी है यहां पर, और यहां पर उसके सम की भी जरूरत पड़ेगी, तो वी विल राइट हियर सम ऑल्सो। फ्रीक्वेंसीज है 5, 4, 4, 2, 2, 3। 5, 4, 4, 2, 2, 3। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होगा? 5 + 4 + 4 13 एंड दिस ये आ गया 20। सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई है 20। अगर आपको मीन निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास है, सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट निकालते हैं। यहां पर मैं एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज का प्रोडक्ट नोट कर रहा हूं। 5 × 3 15, 16, 5 × 4 20, 8 × 2 16, 10 × 2 20, यहां आ गया 33। देखिए कितना आ रहा है सम, 31, 51, 67, 87 एंड 33, 120। तो यहां से मीन आ जाएगा 120/20 मतलब 6। तो मीन का आंसर आ चुका है। यह आंसर हम यहां पर लिख देते हैं, P के लिए 3। तो हमारे पास आंसर है P के लिए 3। अब निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाता है? मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां नोट करना चालू करेंगे। स्टार्टिंग 5 से हो रही है, 5 ही रहेगा। फिर अगली बार 5 + 4 9, अगली बार ये 9 और ये 4 ऐड करके यहाँ 13 लिखेंगे, ये 13 और ये 2 ऐड करके 15 लिखेंगे, 15 + 2 17, 17 + 3 20। क्या कहा जाता है इसमें?
अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है तो मीडियन होता है 20 डिवाइडेड बाय 2 फ्रीक्वेंसी जहां पर फॉल करेगी वो, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 मींस 10। 10th डेटा कहां पर लाई कर रहा है, यहां देखिए ये 9 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 9 के बाद 13 तक का डेटा यहां लाई करेगा, तो मीडियन क्लास हो गया हमारे लिए ये वाला, ये वैल्यू हो गई 5। तो यहां से समझ में आ रहा है कि मीडियन होगा म्यू 5। अब निकालना, म्यू आ गया 5, चलिए यहां पर हम आंसर मार्क कर देते हैं, Q2, Q आ गया 2। अब निकालना है मीन डिविएशन अबाउट द मीन। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, मीन डिविएशन अबाउट द मीन के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान देते हैं, देखिए इधर मीन डिविएशन अबाउट द मीन, ये होगा सिग्मा FI मॉड XI माइनस X बार डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो FI इंटू मॉड XI माइनस X बार हमें चाहिए, इसके लिए भी हमें यहाँ पर टेबल लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर XI माइनस X बार इसका मॉडुलस लिख रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए X बार की वैल्यू है 6, तो हमें 6 सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लिखना है। 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है, मॉड ले लिया मैंने, 3 लिख दिया। 4 माइनस 6 मॉड का मॉडुलस 2, 5 माइनस 6 का मॉडुलस 1, 8 माइनस 6 का मॉडुलस 2, 10 माइनस 6 का मॉडुलस 4, 11 माइनस 6 का मॉडुलस 5। FI का प्रोडक्ट करके लिखते हैं इसमें, तो क्या मिलता है देखते हैं। FI इंटू मॉड ऑफ XI माइनस X बार, 3 और 5 का प्रोडक्ट 15, 2 and 4 8, 1 and 4 4, 2 and 2 4, 4 and 2 8, 5 into 3 15। क्या आ रहा है ये सम देख लेते हैं। ये सम आ रहा है 15 प्लस 8 23, 27, 31, 39, 54। सम आ रहा है 54। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यूज। ये आ गया 54 अपॉन सिग्मा FI 20 है, ये वैल्यू आ गई 2.7। चेक करते हैं कौन सी वैल्यू गिवन है यहाँ पर। 4 मीन डिविएशन अबाउट द मीन, R के लिए आंसर आएगा 4। ये 3 वैल्यूज निकाल लेने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शंस चेक करेंगे ना, तो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 3 2 4 सिर्फ यहाँ गिवन है, 3 2 1 2 3 4, यस यहाँ पर गिवन है, तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बट लेट्स वेरीफाई द फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन क्या होगा, ये होगा सिग्मा FI मॉड XI माइनस म्यू बाई सिग्मा FI। अगेन जैसे हमने मीन से डिविएशन निकाला था वही हम यहां पर निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ XI माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू 5 है, तो हमें x की वैल्यू से 5 सब्ट्रैक्ट करना है और मॉड लिखना है। 3 माइनस 5 का मॉडुलस 2, 4 माइनस 5 का मॉडुलस 1, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3, 10 माइनस 5 5, एंड देन 11 माइनस 5 6। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई करना होगा 210356। मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं फ्रीक्वेंसीज। देखिए FI क्या क्या था हमारे पास, FI है हमारे पास 544223, 5 4 4 2 2 3, एंड मॉड ऑफ
एक्स आई माइनस म्यू हम निकाल चुके हैं 210356। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर 5 × 2 10 + 4 + 0 + 6 + 10 + 18 कितना आ रहा है देखते हैं 14 20 30 48। तो यहां से हमें सम मिल गया सिग्मा FI mod XI माइनस म्यू, ये मिल गया है हमें 48। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 48/20, ये आ गया 2.4। तो लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, एस का आंसर आ गया 5। So the answer of this question is, correct option is A. Correct answer is A. Okay, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2022 में। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है देखते हैं। इन अ स्टडी अबाउट अ पैंडेमिक, डेटा ऑफ 900 persons was collected. It was found that 190 persons had symptom of fever, 220 persons had symptom of cough, 220 persons had symptom of breathing problem. सेट थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत किए हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट ए, सेट बी, सेट सी गिवन रहता था, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना रहता था, या कुछ इसी तरह की चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। हम एज्यूम कर लेते हैं फीवर के लिए ये सर्कल का एक सर्कल ले लेते हैं हम कफ प्रॉब्लम के लिए, और एक ले लेते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए। ये फीवर के लिए, ये कफ के लिए, और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फीवर वाले पर्संस कितने गिवन है? 190 पर्संस को फीवर की प्रॉब्लम थी। 220 पर्संस है सिम्टम ऑफ कफ, ये है 220। 220 persons had symptom of breathing problem also. तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए यहां आ गया आंसर 220, ये गिवन है क्वेश्चन में। आगे इंफॉर्मेशन गिवन है 330 persons had symptom of fever और कफ और बोथ। फीवर और कफ और बोथ मतलब यहां पर आपको F यूनियन C इसमें आने वाले नंबर्स गिवन है। तो F यूनियन C की इंफॉर्मेशन मैं यहां पर लिख देता हूं। ये है 330। क्या इससे हम F इंटरसेक्शन C निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, NF प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन C। ये इंफॉर्मेशन है 330 के इक्वल। वैल्यूज पुट कर दो और NF इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं हम। वो आएगी 190 प्लस 220 माइनस 330 के इक्वल। ये कितना आ रहा है देखते हैं, 80। सो F इंटरसेक्शन C आ गया 80 के इक्वल। इसी तरह से हमें आगे के लिए कैलकुलेशन करना है। 350 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ कफ और ब्रीदिंग और बोथ। तो C यूनियन B की वैल्यू गिवन है 350। C यूनियन B ये गिवन है 350। इससे C इंटरसेक्शन ब्रीथ हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? NC प्लस NB माइनस NC इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो C इंटरसेक्शन B भी आ जाएगा।
NC कितना है 220, NB कितना है, ये भी 220, तो यहां आएगा 220 प्लस 220 माइनस 350, ये कितना आ गया 440 माइनस 350, 90 के इक्वल आया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं हम। 340 पर्सन हैड सिम्टम ऑफ फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बोथ, तो F यूनियन B की वैल्यू है 340। मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं F इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आएगा, ये NF प्लस NB माइनस NF यूनियन B, इसके इक्वल। कितना गिवन है देखिए, NF 190 और NB है 220, 190 प्लस 220 माइनस NF यूनियन B, F यूनियन B इज 340। कितना आ रहा है देखते हैं, 190 प्लस 220 410, 410 माइनस 340, ये आ गया 70 के इक्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30% हैड ऑल द 3 सिम्टम्स, तो वेन डायग्राम में 30 तो यहां पर मोस्ट कॉमन एरिया आ जाएगा। अब बाकी डेटा जो इंफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं उससे यहां फिल कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, F इंटरसेक्शन C हमें मालूम है, F इंटरसेक्शन C कितना निकाला है हमने, F इंटरसेक्शन C 80 है, तो इस पूरे पार्ट में 80 आना चाहिए। 80 में से 30 मेंशन कर चुके हम, तो यहां हम लिखेंगे 50। फिर आता है C इंटरसेक्शन B, उसका आंसर 90, C इंटरसेक्शन B का आंसर है 90, मतलब इस पार्ट का आंसर है 90, तो हमें 30 लिख चुके हैं, हम यहां लिखेंगे अब 60। ठीक है, फिर है F इंटरसेक्शन B 70, F इंटरसेक्शन B अगर 70 है, 30 यहां आ चुका है, 30 आ चुका है, तो वहां आएगा अब 40। NF 190 है, NF मतलब ये इस सर्कल में हमें टोटल 190 चाहिए, 50 प्लस 30 प्लस 40, 120 आ चुका है 190 में से, तो यहां आएगा 70। NC देखिए 220 है, यहां कितना आ चुका है 60 प्लस 50 प्लस 30, 140 आ चुका है 220 में से, तो यहां आएगा 80। फिर NB 60 प्लस 40 प्लस 30, 130 यहां हो चुका है, वो 220 है, 220 माइनस 130 से यहां आएगा 90। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम, एट मोस्ट वन सिम्टम मतलब कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए, या फिर ये, तो हमने नन का तो आंसर निकाला नहीं है। नन का आंसर निकालने का तरीका क्या है, 900 टोटल पर्सन्स हैं, इन सबको चूज कर, इन सबको काउंट करो कितना आ रहा है, इन सब का सम कितना आ रहा है, सबका जो सम होगा ना उसको हम F यूनियन C यूनियन B के फॉर्म में लिखेंगे, वो यहां से निकल जाएगा। 70 प्लस दिस, ये कंप्लीट है 190 प्लस 80 270, 270 प्लस 60 330, 330 प्लस 90, 330 प्लस 90 420। एक बार और चेक कर लेते हैं, 190 प्लस 80 प्लस 60, 190 प्लस 140, इससे आ गया था 330, 330 प्लस 90 से 420 आ गया। तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा जो ये वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट में आएगा 900 माइनस 420 विच इज 480। तो रिमेनिंग पार्ट यहां पर आ रहा है 480 के इक्वल। अब क्या कहा जा रहा है, इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन, then the probability that the person has at most one symptom, P at most one of F, C और B, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा नन से, जिनमें से किसी को भी कोई सिम्टम नहीं है, प्लस P
एग्जैक्टली 1 से। तो ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। 480 नन के लिए था, और एग्जैक्टली 1 के लिए 70 + 80 + 90 ये होता है 240। ये बेसिकली नंबर्स है, अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है हमें तो डिवाइडेड बाय 900 करना होगा, डिवाइडेड बाय 900। तो ये डिवाइडेड बाय 900 कर देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 720 बाय 900 कितना होता है, ये आ गया 0.8। तो आंसर इस प्रॉब्लम का आएगा 0.8। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। 3 boys and 2 girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. Okay. JEE Advanced 2014 का क्वेश्चन है ये। 3 boys हैं, मैं मार्क कर देता हूं बॉयज को यहां पर B1, B2, B3। 2 गर्ल्स को हमें प्लेस करना है इस तरीके से कि नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। मतलब हर लड़की के आगे जितने भी बॉयज होंगे वो कम से कम एक ज्यादा होने चाहिए उसके सामने जितनी लड़कियां उसके कंपैरिजन में। तो सीधी सी बात है कि गर्ल्स जो होंगी हमेशा बॉयज के पहले होंगी, और यहाँ लास्ट पोजीशन पे तो गर्ल कभी नहीं आ पाएगी। मतलब अगर मैं ये पोजीशंस को मार्क कर दूं, इन पोजीशंस को अगर मैं मार्क कर देता हूं P1, P2, P3, P4, तो इस पोजीशन पर गर्ल कभी नहीं आ सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गर्ल्स आएंगी तो आएंगी कहां पर। अगर गर्ल सबसे पहले P1 पोजीशन पर आती है, यहां पर अगर आती है कोई भी एक गर्ल, तो दूसरी गर्ल कहां आ सकती है, इसके आगे जितने भी बॉयज हैं वो 3 दिख रहे हैं और एक गर्ल दिखने वाली है, तो वो गर्ल कहां आ सकती है, लास्ट पोजीशन पे नहीं आ सकती, यहां पर आ सकती है। ओके, तो हमारे पास एक केस आ जा रहा है G B1, G B2, B3, एक ये केस आ जा रहा है, और G B2 के भी बाद हो सकता है। ये G1 G2 लिख देता हूं मैं। ये केस, ये दूसरा केस है। तीसरा केस देखते हैं। ये जो G है ना, थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूं मैं। गर्ल या तो यहां पर B1 B2 के बीच में आ सकती थी या B2 B3 के बीच में। ओके, और अगर गर्ल 1 यहां नहीं आती है, मान लीजिए यहां आती है B1 और B2 के बीच में, तो मैं यहां लिख देता हूं B1 और ये B2। तब क्या होगा, इसके आगे जो भी बॉयज है, 2 बॉयज और एक गर्ल आने वाले हैं, तो वो गर्ल लास्ट पोजीशन पे तो जाएगी नहीं, तो वो गर्ल यहां ही आ सकती है। सो दिस कैन बी दी पोजीशन। और उसके अलावा आप ध्यान दीजिए, दोनों गर्ल्स को आप एक साथ भी रख सकते हैं। अगर आप दोनों गर्ल्स को एक साथ रखते हैं तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। दोनों गर्ल्स एक साथ कहां कहां आ सकती है, पोजीशन P1 में आ सकती है, तब भी ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, और पोजीशन P2 में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आगे में आपको 2 बॉय और एक गर्ल दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं G1 G2, इस पूरे को हम यहां पर रख सकते हैं P1 में या P2 में, और हम उसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए अब नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। यहां पर G1 G2 को इंटरचेंज करने की वजह से 2 फैक्टोरियल, B1 B2 B3 को इंटरचेंज करने की वजह से 3 फैक्टोरियल,
यहां G1 G2 को इंटरचेंज करने के सेम वेज है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां G1 G2 इंटरचेंज करने के लिए और B1 B2 इंटरचेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां पर G1 G2 को P1 या P2 में रिप्लेस कर सकते हैं, 2 वेज हुए। G1 G2 को इंटरचेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज हुए और बॉयज को अरेंज करने के वेज अब हम यहां पर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ रहा है देखते हैं। ये 6 इंटू 2 12 हुआ और ये 12 इंटू 3 ये हो गया 36 और ये कितना आ रहा है 6 इंटू 4 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी NA बाई NS या फेवरेबल नंबर ऑफ वेज इज टू टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हम निकाल चुके हैं 60। टोटल नंबर ऑफ वेज 5 पर्सन्स हैं, 2 गर्ल्स 3 बॉयज, उनको अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल होंगे। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अपना आंसर क्या आने वाला है 60 बाई 120 मतलब 0.5 या 1/2। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें 1/2, ए ऑप्शन है। सो द आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का है। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 1 2 3। बॉक्स 2 में 5 कार्ड्स है 1 2 3 4 5। बॉक्स 3 में 7 कार्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। लेट xi बी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी दैट दिस। ओके, तीन नंबर्स आपने ड्रॉ किए हैं, तीनों नंबर्स का सम ऑड होना चाहिए। सम ऑड कितने तरीके से हो सकता है, 3 नंबर्स का सम या तो तीनों ऑड हो या फिर कोई 2 इवन और 1 ऑड हो। क्या इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप 1 इवन और 2 ऑड लेंगे सम इवन हो जाएगा और अगर आप तीनों इवन लेंगे तो भी सम इवन रहेगा। सो बेसिकली वी हैव 4 केसेस, ऑड ऑड ऑड, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं x1 x2 x3। इसके लिए ऑड 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 वाला एक केस होगा। एक केस में लिख देता हूं जिसमें ये ऑड है, ये इवन है और ये इवन है। एक केस हम ले लेते हैं कि ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है। और एक चौथा केस आएगा जब ये दोनों इवन रहेंगे x1 और x2 और x3 रहेगा ऑड। तो ये 4 केसेस पॉसिबल हैं। तो चलो सबके नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स से ऑड नंबर निकलने के वेज, फर्स्ट बॉक्स में कितने ऑड नंबर है? 2 नंबर्स। यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज। पहले में ऑड नंबर्स हैं 2, दूसरे में कितने ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 3। तीसरे में कितने ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 4। ये आ गया 24। फिर हम पहला ऑड नंबर ऑफ वेज 2। दूसरे में कितने इवन नंबर्स हैं 2 एंड 4, 2 इवन नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वेज 2। तीसरे में कितने इवन नंबर्स हैं 2 4 6 3 है इवन नंबर्स। इसका नंबर कितना आ रहा है 4 इंटू 3 12। फिर इवन ऑड इवन, पहले में इवन 1, दूसरे में ऑड 1 3 5 3, तीसरे में इवन 1 इवन है 2 4 6 3 इवन नंबर्स हैं 3 इंटू 3 9। फिर इवन इवन ऑड, इवन पहले में कितने हैं 1 ही इवन है, सेकंड में कितने इवन है 2 इवन्स है और थर्ड में कितने ऑड हैं 1 3 5 7 4 केसेस। तो ये आ गया 8। इनका सम कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। सम जो होगा ना ये हमारे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल वेज का काम करने वाला है, तो इसको मैंने NA लिख दिया। सम कितना आ रहा है देखते हैं। 24 प्लस 12 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 8 53। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? अगर आप 3 नंबर्स पिक कर रहे हैं तो
फर्स्ट से पिक करने के वेज 3, सेकंड से पिक करने के वेज 5, थर्ड से पिक करने के वेज 7, तो NS होगा 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज 105. प्रोबेबिलिटी 53/105. Option B. So the answer is option B. The probability that x1, x2, x3 are in AP. क्वेश्चन सेम है, तीनों बॉक्सेस से एक एक कार्ड निकाला जा रहा है. तो AP की कंडीशन क्या होती है? 2 times मिडिल टर्म, दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अगर आप इंटीजर्स पिक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 प्लस x3 की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा इवन होनी चाहिए. 2x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x1 प्लस x3 को इवन होना चाहिए. x1 प्लस x3 को इवन होने के नंबर ऑफ वेज क्या क्या होंगे? यहां लिख लेते हैं केसेस. x1 के लिए और x3 के लिए हमें लिखने हैं केसेस. x1 और x3 दोनों को हम एक ले सकते हैं, हम ऑड तो होगा, और दोनों को लिया जा सकता है इवन, तब होगा. नाउ ये याद रखना है आपको कि x2 की जो वैल्यूज है ना वो तो 1 2 3 4 5 ही है. तो x2 की वैल्यूज का जो डबल है वो एटमोस्ट 10 होगा. तो x1 प्लस x3 10 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, और उतनी पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं ये चेक कर लेते हैं. तो x1 लेने के वेज क्या है? ऑड लेने के वेज है 2. यहां लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ वेज. x1 पिक करने के वेज है, ऑड लेने के वेज है 2, 1 और 3 लिया जा सकता है. x3 से क्या लिया जा सकता है? ऑड नंबर्स 1 3 5 7. आप ध्यान दो, मैक्स वहां से 3 लिया जा रहा है, मैक्स यहां से 7 लिया जा रहा है. 3 + 7 हो गया 10, और मैक्सिमम 2x2 की वैल्यू भी 10 ही हो सकती है, तो अलाउड है. 1 3 5 7 हम ले सकते हैं. 4 वेज आर देयर, 2 × 4 ये आ गया 8. इवन और इवन के लिए आंसर निकालते हैं. फर्स्ट केस में इवन नंबर आएगा 2, और लास्ट वाले इवन नंबर आएगा 2 4 6. तो 2 और 6 का सम हो गया 8, वो भी 10 से कम है तो वो एक्सेप्टेबल है. तो 2 ले, वहां से इवन नंबर लेने का वे है 1. यहां से 2 4 या 6 सेलेक्ट करने के वेज होंगे 3, ये आ गया 3. तो इसका सम कितना आ गया? 11. अब बताओ बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये 11 आ चुका. टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 105. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको PB लिख देता हूं, NB/NS. ये जो निकाला है हमने इसको मैं लिख देता हूं NB. तो हमारा आंसर आएगा 11/105. So the answer should be C. Okay, next question में आते हैं. 3 randomly chosen non-negative integers x and z are found to satisfy the equation x plus y plus z equal to 10. Then the probability that z is even. x plus y plus z is 10, और x y z नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, मतलब x y z belongs to set of whole numbers. These are found to satisfy the equation this, and z is even. z अगर इवन है तो हम z को ना 2n से रिप्लेस कर देते हैं. सम की वैल्यू अगर 10 है तो ऑफ कोर्स इस 2n की वैल्यू 0 से 10 के बीच में ही कहीं पर होगी. 0 से 5. तो x प्लस y प्लस 2n, दिस इज 10, और x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 10 - 2n. अब ये दो वेरिएबल्स का सम एक कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. इसको सॉल्व करने के लिए वेरियस केसेस ले लेना ज़्यादा अच्छा है.
ये एक्चुअली 10 माइनस 2n इज x प्लस वाई। यहां पर मैं n की वैल्यूज ले रहा हूं, n इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 2n मतलब 10 आएगा। n इक्वल टू 1 लेंगे तब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 8। n इक्वल टू 2 पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6। n इक्वल टू 3 पर x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 4। n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5, ये दो केसेस लेना बच गया अभी। n इक्वल टू 4 पर आपको मिलने वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 5 पर आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, x0 y10 x1 x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक वेरी करते जाओ, y की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग मिलते जाएंगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 10 प्लस 1 मतलब 11। ये आप और कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। जब r वेरिएबल्स का सम n होता है, यहां पर r वेरिएबल्स की जगह 2 वेरिएबल है तो r की वैल्यू हो गई 2 और n की जगह है 10, तो 2 वेरिएबल्स का सम है 10, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1 विच इज 11 C1 और विच इज 11। तो ऐसा करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ नंबर्स प्लस 1 ही करना है हमें। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके लिए हो जाएंगे 9, इसके लिए हो जाएंगे 7, इसके लिए हो जाएंगे 5, इसके लिए हो जाएंगे 3 और इसके लिए हो जाएगा 1। ऐड कर लेते हैं 1 3 5 7 9 11। सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स 36 होगा ये। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट z इज इवन। तो 3 नंबर्स का सम 10 रहने के टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, इसके नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये कितने आएंगे, 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 मतलब 12 C2। ये हो जाएगा 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1 मतलब 66। तो ये हमारे लिए काम कर रहा है NS का। अब आपके पास NS है, NA है, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। NA मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ वेज 36, टोटल नंबर ऑफ वेज 66। रेशियो ले लेते हैं, 6 से कैंसिल होगा, ये आ रहा है 6/11। ऑप्शन चेक करो, इसमें क्या है 6/11 बी। आंसर इज बी। जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन था, ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है जेईई एडवांस 2018 में। ये पैसेज का पार्ट है। इस पैसेज पर बेस्ड हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैसेज में कहा जा रहा है देयर आर 5 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 S4 एंड S5। 5 students S1 S2 S3 S4 and S5 in a music class, and for them there are 5 seats R1 R2 R3 R4 and R5 arranged in a row, where initially the seat Ri is allotted to the student Si। मतलब R1 सीट के लिए जो है वो S1 स्टूडेंट को अलॉट की गई है, R2 है स्टूडेंट S2 के लिए, R3 है स्टूडेंट S3 के लिए, R4 है स्टूडेंट S4 के लिए एंड R5 है स्टूडेंट S5 के लिए। But on the examination day, the 5 students are randomly allotted to the 5 seats. There are two questions based on this paragraph. Okay. The probability that on the examination day, the student S1 gets the previously allotted seat R1
स्टूडेंट S1 को उसकी प्रीवियसली अलॉटेड सीट मिल जाए एंड नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गेट द सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम और हर। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं 4 स्टूडेंट्स S2, S3, S4 और S5 की कि उनको उनके अलॉटेड सीट नहीं मिलनी चाहिए, तो क्लियरली ये डी अरेंजमेंट का केस हो गया। डी अरेंजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज करने के वेज। क्या होते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंजमेंट करने के वेज? मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं नंबर ऑफ वेज when S2, S3, S4 and S5 couldn't sit at previously allotted places. तो बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस पर नहीं रखने के नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। वो आ जाएगा D4 के इक्वल। D4 मतलब 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल आ रहा है? 24/2 माइनस 24/6 प्लस 24/24, ये आ गया 9 के इक्वल। 12 माइनस 4 प्लस 1 इज 9। सो प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे आप? P रिक्वायर्ड यहां तो आ गया 9 और यहां आएगा पांचों स्टूडेंट को 5 सीट पर अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल मतलब 120। सो 9/120 शुड बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। सिंप्लीफाई कर लो 3/40 आएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ए, चेक इट, दिस इज 3/40। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड, इसी पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन में। For I equal to 1, 2, 3, 4, let Ti denote the event then that the student Si and Si plus 1 do not sit adjacent to each other. I equal to 1, 2, 3, 4 आप रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। I equal to 1 रखने पर S1 और S2 एक साथ नहीं बैठने चाहिए। 2 रखेंगे तो S2 और S3 do not sit together adjacent to each other. S3 और S4 नहीं होने चाहिए। S4 और S5 एक साथ नहीं बैठने चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें ना एक्चुअली एक साथ नहीं बैठने देना है, तो जो केसेस हमें कंसीडर करने हैं उनमें क्या होने वाला है ध्यान से देखो। S1 के लिए नेबरिंग केस तो एक ही है, S1 का नेबर एक ही है, तो S1 का नेबरिंग केस एक है। इसी तरह से S5 का भी नेबरिंग केस एक ही है कि वो उसके साथ नहीं बैठना चाहिए एडजेसेंट टू ईच अदर। लेकिन S2 के लिए दो केसेस है नेबरिंग वाले, नेबर्स जो उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं। या तो S1 भी नहीं बैठेगा एडजेसेंट टू S2 और S3 भी नहीं बैठ सकता। S3 के लिए भी S2 S4 है और S4 के लिए भी S3 S5 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को 2 केस कंसिडर करके करने पड़ेंगे। S1 और S5 के लिए हमें अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका एक ही नेबर है पॉसिबल नेबर्स में जो उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन S2 S3 S4 के लिए तीनों के लिए 2 केसेस हैं उनके साथ जो नहीं बैठ सकते। तो केस 1 मैं ले रहा हूं S1 और S5 के लिए। अच्छा, इसमें भी एक बात पे हम ध्यान देते हैं कि इनको जब हम अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज निकालेंगे ना, तो अगर हम मिडिल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो मिडिल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट आएगा वो सिमेट्रिक आएगा, तो हमारा कैलकुलेशन आधा हो जाएगा। मतलब हमें जस्ट डबल करना रहेगा अगर हम मिडिल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हम एक केस ले रहे हैं व्हेन
the middle position is occupied by अभी मैं ले रहा हूं S1 और S5 वाला केस क्योंकि दोनों के लिए सेम आंसर आने वाला है. ओके, सो लेट्स से S1 इज एट द मिडिल पोजीशन. अब हम ध्यान देते हैं कि इसके साथ साथ क्या क्या आ सकता है. S1 के लेफ्ट और राइट में, S1 के लेफ्ट और राइट में कहीं पर भी S5 नहीं आ सकता है. तो क्या क्या आ सकता है S1 के लेफ्ट और राइट में? मतलब S1 के लेफ्ट में S2 नहीं आ सकता है, बेसिकली S2 ही नहीं आ सकता है, बाकी S3, S4 या S5 आ सकता है. तो मैं एक केस ले लेता हूं यहां पर, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं. यहां पर S3 और यहां पर S4 ले लिया मैंने, एक केस ये हो गया. यहां पर मैंने ले लिया S3, यहां ले लिया S5 और यहां ले लिया S4 और यहां ले लिया S5. देखो मैं मिडिल पोजीशन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री आने वाली है ना, तो S4 S3 वाला केस मैं नहीं ले रहा हूं, S5 S3 इंटरचेंज नहीं कर रहा हूं, हम उसको डबल करने वाले हैं. मिडिल पोजीशन के ऊपर सिमेट्री आने वाली है. तो जब ये सिचुएशन रहेगी तो आपके पास बच गया S1 और S5. आप मुझे बताइए S2 और S5 कहां आएंगे? क्या S2 यहां आ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे? नहीं आ सकता क्योंकि S3 आ चुका है. तो ऑफ कोर्स S2 और S5 अगर बच गए हैं तो S2 यहां नहीं आ सकता, इसलिए यहां S5 आना चाहिए. तो यहां आएगा S5 और S4 के साथ यहां S5 नहीं आ सकता था, S5 यहां चला गया तो यहां आ गया S2. तो ये एक पॉसिबल केस है अरेंजमेंट करने के लिए. अगला केस हम लेते हैं जब यहां पर S3 रखेंगे और यहां S5 फिर से आ गया है. यहां देखो ये S1 आ चुका है यहां मिडिल पोजीशन पे. अगर आप S2 लेते हैं, फर्स्ट S2 और बच क्या गया S2 और S4, तो S4 यहां नहीं आ सकता, तो S4 यहां आना चाहिए, लेकिन S4 तो यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि ये S3 का नेबर हो जाएगा. तो यहां पर S4 यहां भी नहीं आ सकता है, S4 यहां भी नहीं आ सकता है, मतलब ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डिजायरेबल केस में नहीं आएगा. अब हम बात करते हैं इस पोजीशन की, जब S1 यहां पर है, उसके नेबरिंग पोजीशन में S4 S5 है, तो S2 और S3 दो अरेंजमेंट बच गए. S3 यहां नहीं आ सकता तो यहां S2 आ सकता है, और S2 अगर यहां आएगा तो यहां पर S3 आएगा. सो ये भी एक पॉसिबल केस है. अब इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पर नंबर ऑफ वेज क्या लिखेंगे हम? इसके 2 वेज होंगे क्योंकि मिडिल पोजीशन के बाद सिमेट्री रहेगी. इसके 0 हैं और इसके 2 वेज हैं, 2 + 2 आ गए 4. अब यही कैलकुलेशन होगा फॉर S5 ऑल्सो, यही कैलकुलेशन होगा फॉर S5. मतलब व्हेन S5 इज इन द मिड पोजीशन या मिडिल पोजीशन. तो जब S5 मिडिल पोजीशन है तब भी यही केस आएंगे, तो इसके लिए भी नंबर ऑफ वेज होंगे 4. ओके, अब हम बात करते हैं केस 2 की. आप ध्यान देना, केस 2 में मिडिल पोजीशन पे हम 2, 3 या 4 को लेके सॉल्व कर सकते हैं. व्हेन S2 इज इन द मिडिल पोजीशन. ये S2 है, इसके लेफ्ट और राइट में S1 और S3 नहीं आ सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, S4 या S5 ले सकते हैं. तो मैंने यहां ले लिया S4. जब हम यहां S4 लेंगे तब क्या होगा, यहां S5 आएगा. अब 1 और 2 4 5 आ चुके, 1 और 3 बच गए, तो S1 यहां आ सकता है, S3 यहां आ सकता है, लेकिन S3 यहां नहीं आ सकता है. तो ऑफकोर्स एक पोजीशन S1 की यहां होगी, एक S3 यहां होगी. और इसको आप फ्लिप कर सकते हो, ऑर्डर है ना, फ्लिप कर सकते हो, मतलब रिवर्स ऑर्डर ले सकते हो. तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज हो गए 2. ये S2 के लिए है,
ऐसा ही एस, अच्छा इसके लिए अलावा इसमें और कोई पॉसिबल पोजीशन है क्या, ये देखिए इस, क्योंकि S4 और S5 को इंटरचेंज करना है नहीं, ठीक है, तो यही दो पॉसिबल केसेस थे हमारे सामने, और यही S3 जब मिडिल में रखोगे तो भी इसके लिए दो केस आएंगे, और जब आप रखेंगे S4 को मिडिल में उस समय भी हमारे पास आएंगे दो केस। तो टोटल नंबर ऑफ केस हो गए हमारे पास 4 4 2 2 2, टोटल नंबर ऑफ केस हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 14, और टोटल नंबर ऑफ केस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 5 को 5 प्लेस पर अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल वो आएगा 120, तो P रिक्वायर्ड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 14/120 मतलब 7/60। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, 7/60 सी ऑप्शन, तो हमारा आंसर आएगा सी, देखिए इधर सी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जे एडवांस 2021 के एक क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक पैसेज के फॉर्म में है, ये पार्ट फिक्स है, हमें बताया जा रहा है 3 numbers are chosen at random one after another with replacement मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कभी कम नहीं होने वाले हैं, set S from this set, और P1 is the probability that maximum of chosen number is at least 81, okay, and P2 be the probability that the minimum of chosen numbers is at most 40, okay। तो पहले हमें P1 फाइंड करना है और उस P1 के अकॉर्डिंग ये निकालना है। P1 के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपसे कहा जा रहा है मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर्स इज एटलीस्ट 81, तो आप केसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे अगर आप वहां से चूजन नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लेते हैं, मतलब जो नंबर्स सेलेक्ट नहीं कर सकते उनको हम फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर 81 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो सारे केसेस जिसमें मैक्सिमम 80 है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब शुरू के 80 क्वेश्चंस में से, 80 नंबर्स में से कोई भी 3 नंबर्स अगर आप चूज करते हैं विथ रिपीटिशन, तो वो हमारे लिए फेवरेबल केस नहीं है, अदरवाइज सारे केसेस फेवरेबल रहेंगे, अदरवाइज जो भी आएगा वो फेवरेबल रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, P1 लिखेंगे, P1 माइनस तीनों नंबर जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो 80, शुरू के 80 में से कोई एक होना चाहिए, तो 1 माइनस 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 80/100। ये देखो कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है ये, दिस बिकम्स 1 माइनस 4/5 का क्यूब, 1 माइनस 4/5 का क्यूब, ये आ गया 61/125। 625/4 इंटू P1 की वैल्यू निकालना है, 625/4 मल्टीप्लाइड बाई P1 61/125, ये आ रहा है 5 इंटू दिस 300 5/4 या 76.25। देखते हैं क्या आंसर दिया इसका, द आंसर इज 76.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द वैल्यू ऑफ 125/4 इंटू P2, P2 क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एटमोस्ट 40। अब यहाँ पर फिर से वही केस आ गया, मिनिमम नंबर जो होगा वो एटमोस्ट 40 है अगर, तो इसका मतलब कि 40 के बाद आने वाले जितने भी नंबर हैं उनमें से अगर कोई 3 नंबर आप चूज करेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद सारे नंबर्स का मिनिमम 40 से बड़ा हो जाएगा। तो P2 निकालने के लिए भी वही तरीका अप्लाई करेंगे, शुरू के 40 कम कर देंगे तो बाद के 60 क्वेश्चंस बच जाते हैं, 60 नंबर्स बच जाते हैं। हमें 1 माइनस 60/100 इसको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 3/5 का क्यूब, कितना आता है देखते हैं, 125 माइनस 27, ये आ गया 98/125।
तो 125/4 इंटू P2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। वन 125/4 इंटू 98/125, ये आ गया 98/4 के इक्वल, मतलब 24.5। देखते हैं आंसर क्या दिया है। आंसर इज 24/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ऑब्वियसली ये वन और मोर देन वन चॉइस का हो गया। इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पीई मालूम है, पीएफ मालूम है, पीजी मालूम है, एंड पीई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी मालूम है। ओके ठीक है, चलो एक एक पार्ट वेरीफाई करना पड़ेगा। पार्ट ए पे आते हैं हम। पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, मैं जी बार लिख देता हूं। फॉर्मूले से ये किस में कन्वर्ट होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में कन्वर्ट होगा। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है यहां पर, हमने ये फॉर्मूला लगाया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार हमेशा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यहां लगाया है। अब ये लेसर देन और इक्वल टू के फॉर्म में गिवन है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ तो हमारे पास है भी नहीं। तो ये तो पक्की बात है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो भी होगा वो पी ई से भी छोटा होगा और पी एफ से भी छोटा होगा। पी ई कितना दिया है 1/8, पी एफ कितना दिया 1/6। दोनों में से जो छोटा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। दिस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू पीई, दिस शुड मींस आई एम सेइंग दिस थिंग। ये जो पीई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये क्या होगा, ये लेसर देन और इक्वल टू पीई तो होगा ही होगा, एंड लेसर देन और इक्वल टू पी एफ भी होगा। तो हमें कौन सा नंबर कंसीडर करना चाहिए यहाँ पे, पीई और पीएफ में जो छोटा है वो नंबर लेंगे। तो जो छोटा नंबर है वो है 1/8। सो वी शुड राइट इट इन दिस वे, माइनस इसकी जो भी वैल्यू है 1/10। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आएगा 1/8 माइनस 1/10, मतलब 5/40 माइनस 4/40। दिस शुड बी 1/40। ओके, सो दिस बिकम्स 1/40। तो ये पहला पार्ट तो आ गया, लेसर देन और इक्वल टू 1/40। पार्ट ए इज करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। बी में आते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट एफ जी, पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ये किस फॉर्मूले में, ये किस में कन्वर्ट होगा, पी एफ इंटरसेक्शन जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें कन्वर्ट होगा। पी एफ इंटरसेक्शन जी, अगेन पी एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तय है कि पी एफ इंटरसेक्शन जी किससे छोटा होगा, पी एफ इंटरसेक्शन जी विल ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू पी एफ एंड ऑल्सो लेसर देन और इक्वल टू पी जी। दोनों में से देख लेते कौन सा छोटा है, वो नंबर यहां लिखना चाहिए हमें। पी एफ है 1/6, पी जी है 1/4। तो ऑफकोर्स पी एफ जो है वो लेसर देन पी जी है, तो हम लोग उसको लिखेंगे लेसर देन और इक्वल टू पी एफ माइनस दिस। अब बस यहां पर हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। ये कितनी आ रही है देखते हैं। पी एफ कितना है 1/6 और ये है 1/10। 1/6 माइनस 1/10 कितना आ रहा है देखते हैं। 30 हुआ एलसीएम, 5 माइनस 3 2/30 या 1/15। देखो क्या आ रहा है, लेसर देन और इक्वल टू 1/15 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी भी आंसर है हमारे पास। ठीक है, थर्ड चेक करना है, ई यूनियन एफ यूनियन जी शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 13/24। पी ई यूनियन एफ यूनियन जी, ये जो भी होगा ये हमेशा इन तीनों के सम से तो छोटा ही होगा ना। दिस विल ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू पीई प्लस पी एफ
प्लस PG। तो ये वैल्यूज रख के देखते हैं क्या आता है। E यूनियन F यूनियन G विल ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू दिस। वैल्यूज है 1/8, 1/6, 1/4। 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 कितना आता है देखते हैं। ये एलसीएम आएगा 24, सो ये आएगा 3 प्लस 4 प्लस 6, 13/24। तो क्या ये लेसर देन और इक्वल टू 13/24 गिवन है? चेक करते हैं, बिल्कुल गिवन है, लेसर देन और इक्वल टू 13/24, ये भी आंसर है। अब डी चेक करना बच गया, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट। ओके, पी ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है 1 माइनस पी ई यूनियन एफ यूनियन जी के इक्वल। अब ये क्वांटिटी अगर लेसर देन और इक्वल टू 13/24 है तो इसको तो हमें लिखना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो गया ना, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो 1 माइनस 13/24 लिखना होगा। 1 माइनस 13/24 इज 11/24। दिस क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/24। क्या दिया है ऑप्शन? यहां पर 5/12 गिवन है, 5/12 होता है 10/24। तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस है तो ये पक्के से ग्रेटर देन और 10/24 तो हो भी गई। 10/24 मतलब 5/12। अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 5/12 आ रही है तो लेसर देन और इक्वल टू 5/12 लिखना एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। तो डी ऑप्शन आंसर नहीं है, हमारा आंसर आएगा ए, बी एंड सी। देखिए इधर आंसर इज ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच के फॉर्म में है, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करना है हमें। ओके चलिए, 2 players P1 and P2 play a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the 6 faces of the die have 6 distinct numbers. Okay, X and Y denote the readings on the die rolled by P1 and P2 respectively. If X greater than Y, P1 score 5 points and P2 scores 0 point. If X is greater than Y, दोनों की रीडिंग्स आपने नोट की हैं। अगर P1 की रीडिंग ज्यादा है तो P1 को 5 पॉइंट मिलेगा, P2 को 0 मिलेगा। दोनों की रीडिंग इक्वल है तो दोनों को 2 नंबर्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर P1 की रीडिंग कम है P2 से तो P2 को 5 पॉइंट मिलेगा, P1 को 0 मिलेगा। और ये XI टोटल स्कोर है आफ्टर प्लेइंग ith राउंड, मतलब X1 Y1 जो है फर्स्ट राउंड के बाद का स्कोर, X2 Y2 सेकंड राउंड के बाद का स्कोर, X3 Y3 थर्ड राउंड के बाद का स्कोर। हमें इन सब की को डिस्कस करना है। चलिए करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 ग्रेटर देन और इक्वल टू Y2, मतलब सेकंड राउंड के बाद में P1 का स्कोर P2 से ज्यादा होना चाहिए 2 राउंड के बाद में, या उसके बराबर होना चाहिए। कब है ऐसा पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि दोनों बार P1 विन करे, ये पॉसिबल है, तब हो जाएगा P2 से ज्यादा स्कोर उसका। तो दोनों बार अगर उसे P1 विन कर रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं P1 इंटरसेक्शन P1। तो दोनों ही बार प्लेयर P1 विन कर रहा है, ठीक है। और एक क्या केस हो सकता है, एक बार P1 विन कर रहा है और एक बार दोनों को इक्वल मिल रहा है। इक्वल के लिए हम लिख देते हैं ड्रॉ, मतलब एक बार P1 विन किया और एक बार ड्रॉ हो गया। इक्वलिटी तो दोनों के ड्रॉ होने पर भी रहेगी, तो दोनों ड्रॉ हो जाएगा, वो केस भी पॉसिबल है, डी इंटरसेक्शन डी ड्रॉ हो जाए। और कोई केस, क्या P1 और P2 दोनों जीत जाए एक एक बार में, ऐसा होगा? तब दोनों के स्कोर्स इक्वल होंगे, दोनों को 5-5 पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल है। तो हम लिख देंगे P1 एंड P1 इंटरसेक्शन P2, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि पहले राउंड में
P1 विनर हो और दूसरे राउंड में P2, और ये ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, तो वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ठीक है। अच्छा, अभी विन की प्रोबेबिलिटी और ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली नहीं है, वो निकालते हैं। क्या करना होगा, जब आप डाई रोल करते हो तो 6 में से 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो 6 में से 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर लो कौन से 2 नंबर्स आपको मिल रहे हैं। अगर हम बात करें विनिंग की बात कर रहे हैं, तो या तो x ग्रेटर देन y आने वाला है या x लेस देन y आने वाला है। मतलब हम अनइक्वल नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर्स में से 2 अनइक्वल नंबर चूज करने की वजह हो गए 6C2। ठीक है, 6C2 वेज से आपने अनइक्वल नंबर्स को चूज किया है। मैं लिख रहा हूं P विन। अब ये विन दोनों के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, मतलब ये P1 के लिए भी एप्लीकेबल होगी और P2 के लिए भी एप्लीकेबल होगी ना। मैं जो विन की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं वो P1 के लिए भी एप्लीकेबल है और P2 के लिए भी। तो 6C2 बेस से हमने कोई 2 नंबर चूज किए और ऑर्डर फिक्स है। अगर आप P1 को जिताना चाहते हैं तो बड़ा नंबर आप P1 को देंगे, छोटा नंबर आप P2 को देंगे। अगर आप P2 को जिताना चाहते हैं तो बड़ा नंबर आप P2 को देंगे, छोटा नंबर आप P1 को देंगे। तो ऑर्डर फिक्स है, आप 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और जिसको जिताना है उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई आएगा 6 × 6, क्योंकि 36 वेज से नंबर निकाले जा सकते हैं। यह आ गया 15/36 या 5/12। अब ड्रॉ के लिए क्या करोगे आप, ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, दोनों के पास सेम नंबर्स आने चाहिए ना। तो दोनों के लिए सेम नंबर आने के बेस क्या है, दोनों को सेम नंबर मिलने के बेस है 6 डिवाइडेड बाई 6 × 6, तो ये आ गया 1/6 के इक्वल। अब वापस आ जाते हैं इसमें Px2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2 पे। दोनों बार अगर P1 विन कर रहा है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12 × 5/12। एक बार P1 विन किया और एक बार ड्रॉ हुआ, इसमें भी तो ऑर्डर इंटरचेंज करना पॉसिबल है ना। पहले P1 जीत रहा है, दूसरे राउंड में फिर ड्रॉ हो रहा है, या पहले ड्रॉ हो रहा है बाद में P1 जीत रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ आएगा 2 × 5/12 × 1/6 ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी और P1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी। दोनों बार ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 × 1/6। और पहले P1 जीते बाद में P2 जीते, या पहले P2 जीते बाद में P1 जीते, उसके लिए 2 × 5/12 × 5/12 आएगा। ये देखते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेशन से। एलसीएम तो 144 में ले लेता हूं, उसके बाद हम नंबर लिखेंगे। यहाँ आएगा 25 प्लस 2 × 2 × 5 20, फिर आएगा यहाँ 4 और उधर आएगा 25 × 2 50। कितना आ रहा है ये देखते हैं। 50 75 प्लस 24 99 होगा, 99/144। दोनों 9 के मल्टीपल्स हैं, 9 × 11/9 × 16, तो ये आएगा 11/16। फर्स्ट का आंसर है 11/16, 11/16। तो आई का आंसर आ गया Q, इसका आंसर आ गया है आई, मतलब फर्स्ट का आंसर आ गया Q। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ x2 ग्रेटर देन y2। हमें पिछले केसेस में से सिर्फ इक्वलिटी के केसेस को हटाना है। देखते हैं क्या आएगा। सेकंड पार्ट, P x2 ग्रेटर देन y2, इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली दोनों बार P1 जीते या फिर P1 जीते और एक बार ड्रॉ हो जाए। दोनों बार ड्रॉ होना और एक बार P1 का जीतना एक बार P2 का जीतना, ये केस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसका आंसर क्या था, ये शुरू के 2 केसेस थे। अच्छा, विनिंग और ड्रॉ में भी 2 वेज आएंगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ क्या होगा, ये दो केसेस का सम करना है, 5/12 इंटू 5/12 प्लस 2 इंटू 5/12 इंटू 1/6, ये आएगा 25 प्लस 20/144, 45/144, दिस इज, ये भी 9 का मल्टीपल है, 5/16। देखते हैं क्या दिया है आंसर, इधर क्या आंसर आ रहा है, 5/16 कहाँ पर है, आर। तो सेकंड पार्ट का आंसर है आर। आप देखो फर्स्ट का क्यू सेकंड का आर कहीं है क्या ऑप्शन में, फर्स्ट का क्यू सेकंड का आर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स आंसर जो भी होगा ए और बी में से एक होगा। अगर आप थर्ड का आंसर निकालेंगे तो टी आना चाहिए क्योंकि दोनों जगह टी दिया है, हम सिर्फ फोर्थ निकालेंगे तो भी चलता है, बट वी विल फाइंड द आंसर फॉर थर्ड एंड फोर्थ बोथ। ओके, सो थर्ड चेक करो, क्वेश्चन क्या है, Px3 इक्वल टू y3, ओके, Px3 इक्वल टू y3, 3 राउंड के बाद दोनों के स्कोर सेम कब होंगे, जब दोनों में से कोई एक बार जीत रहा है और एक बार ड्रॉ हो रहा है, दोनों में से दोनों लोग एक बार जीत रहे, एक बार ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, इसके केसेस कितने आएंगे अरेंजमेंट के, P1 P2 D को अरेंज करने के 6 केसेस है ना, तो यहां आएगा 6 केस। 3 राउंड के बाद में तीनों के स्कोर सेम है, तो एक बार P1 जीता, एक बार P2 जीता, दोनों को 5-5 नंबर मिले और एक बार ड्रॉ हुआ, ये केस हुआ। और क्या केस हो सकता है, और एक केस हो सकता है ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, तीनों बार ड्रॉ होना। तो और कोई केस नहीं है जिसमें कि P1 P2 दोनों ही के स्कोर 3 राउंड के बाद में इक्वल हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 5/12 इंटू 5/12 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, कितना आ रहा है ये, दिस इज 12 इंटू 12 144, दिस इज 216 ना, सो 25/144 प्लस 1/216, तो इसको लिख सकते हैं 432 LCM, 432 is 3 times this ना, 75 plus 2, 77/432, 77/432 T। सो Px3 इक्वल टू y3 का भी आंसर T है, ये तो ऑप्शन से भी हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया था। अब फोर्थ पे हम जाते हैं, S या T देखना है हमें, कुछ आएगा इसमें से। प्रोबेबिलिटी दैट x3 इज ग्रेटर देन y3, x3 इज ग्रेटर देन y3, क्या करना चाहिए इसके बाद, ये फोर्थ पार्ट है, मतलब P1 जो है का स्कोर 3 गेम के बाद में P2 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक केस तो वो है जब तीनों बार P1 जीते, ये भी हो सकता है कि 2 बार P1 जीते और 1 बार P2 जीते, तो उसको मैं लिख रहा हूं P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन, दोनों P1 और एक P2 ना, ऐसा लिख दिया हमने। बट ये ऑर्डर चेंज करने के वेज कितने हैं, 3 वेज है इसके, P1 P2 P1 P2 P1 P1 एंड P1 P1 P2, ये 3 वेज से इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम। प्लस और क्या केस है, जब P1 एक बार जीते और 2 बार ड्रॉ हो जाए, P1 एक बार जीत रहा है और 2 बार ड्रॉ हो रहा है, इसके भी 3 केस होंगे क्योंकि P1 इसको अरेंज करेंगे 3 वेज है। और क्या बच गया, हो सकता है 2 बार P1 जीते और 1 बार ड्रॉ हो, P1 इंटरसेक्शन ड्रॉ, ये भी पॉसिबल है ना। ये भी इंटरचेंज करने के वेज कितने हैं,
3 वेज पॉसिबल है इसके। और कोई केस? एक बार P2 जीत रहा था? नो, आई गेस ऑल द केसेस हैव बीन कवर्ड। चलो तीनों बार P1 को विन करने के नंबर ऑफ वेज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आएगा 5/12 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स दिस 5/12 का स्क्वायर इंटू 5/12 प्लस यहां क्या आएगा 3 टाइम्स P1 के लिए 5/12 और 2 ड्रॉ के लिए 1/6। उधर क्या आएगा 3 टाइम्स 2 बार P1 मतलब 5/12 का स्क्वायर, एक D 1/6। तो चलो एलसीएम ले लेता हूं मैं। 12 का क्यूब मतलब 1728, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं बाकी नंबर्स लिख रहा हूं यहाँ पे। यहाँ आएंगे 125 प्लस 12 का क्यूब यहाँ पर भी 125 इंटू 3 आएगा, सो दैट इज 375। उधर क्या आएगा 36 इंटू 12 था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना करना 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, और यहाँ से क्या होगा एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 12 का क्यूब आ जाएगा। 25 इंटू 6 150, कितना आ रहा है देखते हैं। 560, 560 में 150 ऐड किए तो 710 आया अपॉन 1728। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 864। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। S, QRTS, this should be our answer. QRTS, so QRTS ऑप्शन A should be our answer। देखते हैं क्या दिया आंसर। आंसर इज A। चलिए आगे बढ़ते हैं। A number is chosen at random from the set 1 to 3 up to 2000. Let P be the probability that the chosen number is a multiple of 3 or a multiple of 7. Then the value of 500P. चलो बहुत अच्छी बात है। 2000 तक में कितने मल्टीपल्स आते हैं 3 के? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, मैं A लिख देता हूं मल्टीपल ऑफ A को मैं एक ऐसा इवेंट लिख रहा हूं let A denote the case when chosen number is a multiple of 3. Is a multiple of 3. B हम चूज करते हैं। B वो केस ले रहे हैं जिसमें चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7। दिस और दैट वाला केस है तो डेफिनेटली एक केस जरूर आएगा A इंटरसेक्शन B वाला। वो क्या होगा चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 7 बोथ। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, A में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। 2000 तक कितने मल्टीपल है 3 के? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2000 बाई 3 से 666। एंड B कैसे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 7 के लिए 2000 डिवाइडेड बाई 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कितना आएगा 7 2 जा फिर 14, 6 बचा, 8 जा 64 बचा, 56, 4 बचा 45। ये आया इससे आंसर। और A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2100 तक कितने होते हैं 100 नंबर्स होते हैं 4, 5 कम करना होगा तो ये 95 आएगा। ओके सो दिस बिकम्स 95। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना होता है देखते हैं 666 प्लस 285 माइनस 95।
285 माइनस 95 हो गया 190। 190 हम इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 856 ए यूनियन बी। वन नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑफ दिस। तो पी की पी क्या होगा, पी होगा एन ए यूनियन बी अपॉन एक नंबर चूज करने का वजह से 2000 ना, तो यहां आएगा 856 बाई 2000 और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 500 पी की वैल्यू, तो हम सीधा सीधा यहां से 500 पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइव हंड्रेड पी मतलब 500 इंटू 856 बाई 2000, ये आएगा 856 बाई 4 214। चेक करते हैं आंसर क्या दिया है, 214। आगे बढ़ते हैं। जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, काफी रीसेंट क्वेश्चन है ये। X be the set of all 5 digit numbers found by these digits 1 222 440। ये 7 नंबर्स हमें गिवन है 1 222 एंड 440। फॉर एग्जाम्पल 22240 इज इन X। ये 7 डिजिट में से कोई 5 डिजिट लेके आपने एक नंबर बनाया है, 22240 दिख रहा है यहाँ पर। 02244 विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 5 डिजिट नंबर, ओके। एंड 44422, तो 44422 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो 3 टाइम्स 4 हमारे पास है भी नहीं, ओके। सो बेसिकली 5 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, और जो भी नंबर आप बनाना चाहेंगे वो इन्हीं में से होना चाहिए, है ना। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ X has an equal chance of being chosen, okay. Let P be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। देखो ध्यान से, आपने कोई, पहले तो आप ये बताइए कि इसमें से आप 5 डिजिट नंबर बनाएंगे, कितने बनेंगे वो आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है। उनमें से हमें ये बताया जा रहा है कि गिवन दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्टली वो नंबर्स निकालते हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। 5 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 विच कैन बी फाउंड बाई दीज डिजिट्स, ये हम पहले निकालेंगे। और उनमें से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उनमें से हम उनको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें कि रैंडमली चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 20। तो उनमें से कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 20 के मल्टीपल्स भी होंगे, ये हम लोग निकाल लेंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट व्हेन द नंबर इन set X is a multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 के लिए क्या क्या जरूरी है, यूनिट प्लेस पे 0 ही आ सकता है, बिकॉज अदरवाइज और कोई केस नहीं, 5 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 0 यहां पर फिक्स किया मैंने। अब अगर आप 0 यहां पर फिक्स कर रहे हैं तो या तो आप 1 से चालू करेंगे या 2 से या 4 से, ओके। तो लेट मी स्टार्ट विथ 1। अगर हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो बीच के 3 नंबर्स फिल करने के वेज क्या क्या हैं, बीच के 3 नंबर्स के लिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। 22244 में से एक ऑप्शन है 222, एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है ये। मीन्स आप या तो 3 टाइम्स 2 यूज करेंगे या 2 टाइम्स 2 और एक वंस 4 यूज करेंगे, एक बार 2 यूज करेंगे, 2 बार 4 यूज करेंगे, ओके। सो इनके लिए नंबर ऑफ वेज निकालते हैं हम। वन 22220, इसको अरेंज करने के वेज क्या होंगे, इसका तो वन ही वे होगा, 222 को अरेंज करने का वे 1 है। 224, इसको अरेंज करने का वे क्या है, इसको अरेंज करने का वे है 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 वेज। 244, इसको अरेंज करने का वे क्या है, ये भी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 वेज है इसके। ये वो केस हुआ जब फर्स्ट प्लेस पर 1 था।
नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें फर्स्ट प्लेस पर हम 1 ना रख के 2 रख रहे हैं। जीरो यहां आ गया है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग समझदारी से चलें तो हम शुरू से ही ये काउंट करते हुए चल सकते हैं कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 20 भी होंगे। ये कैसे पता चलेगा भाई? जीरो के पहले लेफ्ट में जो नंबर आने का चांस है वो क्या क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी जीरो के लेफ्ट में 2 या 4 आएगा वो नंबर मल्टीपल ऑफ 20 भी होगा, बिकॉज दैट नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पर जब भी आप जीरो के लेफ्ट में 1 रखेंगे ना, तो वही केस एक एक्सेप्टेबल केस नहीं आने वाला है, जब वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 तो होगा बट वो मल्टीपल ऑफ 20 नहीं होगा। तो फिलहाल यहां जो केसेस आपको मिल रहे हैं, इनमें जो हमने नंबर्स निकाले हैं वो उन सभी में वो नंबर मल्टीपल ऑफ 20 भी आने वाला है। लेट्स कंसीडर द सेकंड केस, व्हेन यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय 2। अब अपने पास जो नंबर्स हैं वो 2 4 1 है, तो 2 4 1 अरेंज किए जा सकते हैं, 2 4 4 अरेंज किए जा सकते हैं, 2 2 4 लिए जा सकते हैं, यहाँ पे 2 2 1 भी लिया जा सकता है, एंड 4 4 1 भी लिया जा सकता है। देखिए, हैव वी कंसीडर्ड ऑल द ऑप्शंस? बिल्कुल ले चुके। 2 4 1 यहाँ आ सकता है, या 2 4 4 आ सकता है, या 2 2 4, या 2 2 1, या 4 4 1। 2 बार 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और 1 के भी ऑल केसेस ले लिए हमने। यस, तो अब यहां पर नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? यहां नंबर ऑफ वेज आप काउंट कीजिए। 2 4 1 को अरेंज करने की वजह से 3 फैक्टोरियल, 2 4 4 को अरेंज करने की वजह से 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 3, ये आ गया 6। यहां पर से सेम रीजन 3, यहां भी सेम रीजन 3, यहां भी सेम रीजन 3। अब एक केस बच जाता है, तीसरा केस। अच्छा, यहां पर 1 रखने वाले केस आ जाएंगे ना, तो वी विल कंसीडर दोस केसेस सेपरेटली। ओके, 1 2 3 4, यहां 0 रख दिया, यहां पर 4 आ गया। अब अपने पास ऑप्शन क्या है? एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है, कोई यहां पर आ सकता है, 4 2 2 आ सकता है, 2 4 हो गए, 2 2 1 आ सकते हैं यहां पर, और 2 2 2 आ सकता है। यूजिंग 2 4s, 2 4 के साथ में एक 1 या एक 2 रहेगा, या 2 2 रहेंगे। 2 4 के साथ में और कोई केस नहीं बनता है, फिर एक 4 के साथ में 2 2s एंड 1, या फिर ये। ओके, अब नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं। 4 2 1 के लिए 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 2 2 के लिए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 3, और इसके लिए भी 3 वेज सेम लॉजिक से, और इसके लिए 1 वे। अब ऐड कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ वेज। पिछले बार थे 3 + 3 + 1 7, 7 + 6 + 6 + 6 18, 25 हो गए। 25 + 6 31, 31 + 6 37 + 1 38। टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ numbers in set X which are multiple of 5, multiples of 5, ये आ गया NA के इक्वल विच इज 38। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर इवेंट B है मल्टीपल ऑफ 20 को रिप्रेजेंट करने वाला, तो हम लोग A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। 38 माइनस numbers which are not multiple of 20। तो उसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देते हैं हम यहां पर, और 1 रख देते हैं यहां पर, ये फिक्स कर देते हैं। अब इसके लिए नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। या तो यहां पर 2 2 आएगा, या 2 2 4 आएगा, या 2 4 4। इसके नंबर ऑफ वेज 1, इसके नंबर ऑफ वेज 3, इसके नंबर ऑफ वेज 3,
ये आ गया टोटल 7। तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? 38 माइनस 7 31 के। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, अपने को प्रोबेबिलिटी पी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी पी किसके इक्वल आ जाएगी? पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये हम लोग निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। वो आ रहा है 31 डिवाइडेड बाई 38। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 38p की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 38p? 38p विल बी 31। आया समझ में? 38p की वैल्यू कितनी आ रही है? 31 आ रही है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज ऑल्सो 31। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन ये कॉम्प्रहेंशन है जेईई एडवांस 2023 का। कंसीडर 6x6 स्क्वायर इन द फिगर A1 A2 A3 A49 बी द पॉइंट्स इन द इंटरसेक्शन। ओके, तो 49 डॉट्स है यहाँ पर, 6x6 का ग्रिड है ये, और 6x6 में मतलब 6 यूनिट की जो लाइन रहती है उसमें 7 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर 49 पॉइंट्स है। 7 × 7 49 पॉइंट्स। AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column. Okay. Assume that each point AI has an equal chance of being chosen. Okay, got it. PI be the probability that a randomly chosen point has I many friends. मतलब किसी पॉइंट के 0 फ्रेंड्स हो या 1 फ्रेंड हो या 2 फ्रेंड हो या 3 फ्रेंड हो या 4 फ्रेंड हो, ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी है P0 P1 P2 P3 P4। अपने को बताना है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हमने PI कह दिया है। द वैल्यू ऑफ 7EX, 7 टाइम्स EX की वैल्यू बतानी। EX क्या होता है? एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन निकलता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के सम से। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें टेबल तैयार करना पड़ेगा, इंडिविजुअली निकालना है हमें ना। तो हम I और PI की वैल्यू लेकर निकालते हैं, केसेस लेकर। P0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या कोई ऐसा पॉइंट यहां पर पॉसिबल है जिसका कोई भी नेबर ना हो, जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो? तो आप देख सकते हैं यहां पर ऐसा कोई भी डॉट नहीं है जिसको लिया जाए और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आए, राइट? तो P0 की तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब बात करते हैं P1, मतलब ऐसा कोई पॉइंट चूज करो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड हो। आप ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके नेबरहुड में सिर्फ एक पॉइंट हो, क्योंकि सबसे कम से कम पॉइंट भी आपको अगर दिख रहे हैं तो इसके नेबरहुड में 2 दिख रहे हैं, एक यहां एक यहां, मतलब कॉर्नर वालों के भी कम से कम 2 तो हैं ही, राइट? तो एक का भी कोई केस नहीं आने वाला, इसलिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 फ्रेंड्स, P2। तो P2 के लिए आपको समझ में आ रहा है कि 4 कॉर्नर हैं हमारे पास, अगर आप उनमें से कोई एक पॉइंट चूज करते हैं तो उसके डेफिनेटली 2 फ्रेंड होंगे, एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स होंगे या एग्जैक्टली 2 एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे। तो वी कैन से एडजेसेंट नहीं, मतलब उसके, हाँ, एडजेसेंट पॉइंट यू कैन से फॉर फ्रेंड्स। तो ये उसको सेलेक्ट करने के लिए होंगे 4C1 और डिवाइडेड बाई आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 49, ये आ गया 4/49। P3 ऐसे पॉइंट्स जिनके एग्जैक्टली 3 नेबर्स एडजेसेंट पॉइंट्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं। तो 3 फ्रेंड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। 3 फ्रेंड्स के लिए कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं? 3 फ्रेंड्स के लिए आप ध्यान दो कि जब जब हम ऐसा कोई पॉइंट चूज करेंगे जो कॉर्नर का नहीं है, इन बिटवीन समवेयर, यहां लाइन का है, बॉर्डर लाइन में बीच के 5 पॉइंट में से कोई एक है, तो उसके कितने पॉइंट्स आएंगे नेबर में? इस पॉइंट के 3 नेबर है। देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट लेके बता रहा हूं, इसका एक नेबर ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसा सभी यहाँ पर बीच के सभी पॉइंट्स के लिए, उन पॉइंट्स के लिए जो बॉर्डर में आते हैं बट वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो ऐसे 5 पॉइंट हर लाइन में, हर बॉर्डर में लाई करेंगे, 5 × 4 सच पॉइंट्स, तो 20 पॉइंट्स है। उनमें से कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर सकते हो
जो आपको बताने वाला है इसके लिए P3 की वैल्यू दैट विल बी 20/49। अब हम आ जाते हैं P4 के लिए, ऐसे पॉइंट जिनके एग्जैक्टली 4 नेबर्स है। तो एग्जैक्टली 4 नेबर वाले पॉइंट कभी भी बाउंड्री में नहीं होंगे, बीच में होंगे। इसके ध्यान दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे 4 नेबर्स हैं। तो बीच में कितने पॉइंट हैं? बीच में आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 into 5 का इस ग्रिड बन रहा है ये। तो ये 25 पॉइंट्स हैं ऐसे, 25C1/49। इसका आंसर आ गया 25/49। ये है P4 की वैल्यू। अब इसका ना हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है ना। तो पहले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं जिसमें आई की वैल्यूज रखेंगे, पीआई की वैल्यूज रखेंगे और बाद में एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे होने वाला है देखते हैं। यहां आई की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहां पर पी आई की वैल्यूज लिखेंगे। आई की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 0 आया था। 1 पे भी 0 आया था। 2 पे आया था 4/49। 3 पे आया है 20/49 और 4 पर आया है 25/49। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होती है सिग्मा आई और पी आई का प्रोडक्ट। तो यहां पर आई की वैल्यूज क्या क्या है, यहां पर आई की वैल्यूज हैं 0 to 4। वैल्यू पुट करो, 0 + 0 + 2 into 4/49 plus 3 into 20/49 plus 4 into 25/49। ये आ रहा है 8 + 60, 68 plus this 168/49। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा ये शायद ये 7 से कैंसिल भी हो रहा है, 24/7 हुआ ये। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 7EX। तो 7 टाइम्स EX की वैल्यू कितनी होगी, 24। आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 distinct points are chosen randomly out of these points. Let P the probability that they are friends. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे जिसमें आप कोई 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं 49 में से, वो होंगे 49C2। अब कोई भी पॉइंट अगर आप चूज कर रहे हैं 2 पॉइंट, उनमें से दोनों अगर एक दूसरे के फ्रेंड हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों पॉइंट एडजेसेंट होने चाहिए। तो एडजेसेंट पॉइंट्स के लिए हम एक काम करते हैं, आई एम एज्यूमिंग कि ये दोनों पॉइंट जैसे एडजेसेंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एडजेसेंट है। तो ऐसे एडजेसेंट पॉइंट्स के कितने सेगमेंट्स हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, जैसे ये 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, तो 1 से लेकर 7 तक हम ऐसे 6 एडजेसेंट पेयर्स निकाल सकते हैं। तो एक रो में हम 6 निकाल सकते हैं और ऐसी कितनी रोज है हमारे पास, 7 रोज हैं। तो मैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज के लिए NA लिख रहा हूं। तो 6 रोज मतलब एक रो में हम 6 एडजेसेंट पॉइंट्स पिक कर सकते हैं और ऐसे 7 रोज है। तो 6 into 7 किया मैंने, बट यही काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। तो कॉलम में करने के लिए फिर से इंटू 2 कर दिया मैंने, मतलब एक बार रो के लिए और एक बार कॉलम के लिए। ये कितना आ रहा है 42 into 2 84। अब यहां पर से आपको प्रोबेबिलिटी बोल रहे P 7P की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, मैं डायरेक्टली 7P निकाल रहा हूं। 7P मतलब 7 टाइम्स व्हाट, 84/49C2 निकालते हैं, कितना आता है देखते हैं। 7 into 84,
यहाँ पर आएगा 49 इंटू 48 और इधर आएगा इंटू 2 इंटू 1, कितना आता है देखते हैं। 12 7 7 7 12, सो 12 इंटू 2 बाई 48 आ गया 1/2, तो इसका आंसर आएगा 0.5 या 1/2। देखते हैं क्या दिया है, 0.5 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JEE Advanced 2020। JEE Advanced 2020 का क्वेश्चन है C1 and C2 are two biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पर P head 2/3 है और P tails 1/3 है। Alpha is the number of heads that appear when C1 is tossed twice independently। ओके, तो अल्फा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, अगर 2 बार टॉस कर रहे हो आप तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अल्फा की वैल्यू हो सकती है 0 1 या 2, कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ये भी बन जाएगा, इसके लिए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एंड बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस। अच्छा, पहला कॉइन टॉस करना है और दूसरा कॉइन टॉस करना है। ओके, सो लेट मी मार्क इट P1H and P2H। so this is not tails, this is for head in second, this is for head in second। so let me draw a table for this also, like बीटा की वैल्यूज यहाँ आएंगी 0 1 and 2, तो यहां पर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, जीरो हेड्स के लिए होना चाहिए नो हेड की प्रोबेबिलिटी 2 बार, एक हेड के लिए क्या होगा 2C1 इंटू 2/3 इंटू 1/3, और दोनों बार हेड के लिए क्या होगा 2/3 का स्क्वायर। सो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं 1/9, 4/9 एंड 4/9। ऐसे बीटा के लिए क्या होगा, जब आप निकालेंगे नो हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहां पर सेकंड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, दो में से एक 2C1, किसी एक कॉइन में दो में से किसी एक बार आपको हेड मिल रहा है और एक बार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आएगी प्रोबेबिलिटी 2/3 और 1/3 का प्रोडक्ट, और दोनों बार आपको हेड नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वहां पर 1/3 इंटू 1/3, तो यहाँ आ रहा है 4/9, 4/9 एंड 1/9। सो बीटा की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये है, अल्फा की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल। सो इक्वल रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर इक्वल रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल टू 0, d विल बी 0, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, या b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा होना चाहिए। अब बताइए इसको सेटिस्फाई करने वाली अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। इसको सेटिस्फाई करने वाली अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी, एक तो 0 0, दूसरा जब बीटा 1 होगा तब अल्फा 2 हो सकता है, तो 2,1 लिख दिया। और कोई केस पॉसिबल है क्या, बीटा जब 0 रहेगा तब ये 0, बीटा जब 1 रहेगा तब ये 2, बीटा जब 2 रहेगा तब ये अल्फा स्क्वायर वैल्यू 8 हो जाएगी, तो नो सच अल्फा एग्जिस्ट, सो डेफिनेटली वी हैव दीज टू केसेस। अब इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है जब अल्फा बीटा की वैल्यू जितनी होंगी, तो पी रिक्वायर्ड अब हम क्या लिखेंगे,
दोनों की 0 0 वाली प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 1/9 ये 4/9, तो ये 1/9 इंटू 4/9 आया, प्लस अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1, यहाँ 4/9 और वहाँ भी 4/9, यह आया 4/9 इंटू 4/9, ये कितना हो रहा है 4 इंटू 4 प्लस 4 20/81। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है। हाँ ओके, बी 20/81, द प्रोबेबिलिटी इज बीइंग आस्क्ड, आंसर आएगा 20/81। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। लेट दिस mod x डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। एक सेट S भी बताया गया है 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है, वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू ऑकर if A and B are independent events associated with sample space S, then the number of ordered pair AB such that this। पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें ना मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नोटेशन को थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में मान लेता हूँ स्मॉल ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मान लेता हूँ स्मॉल बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डेफिनेटली हमें ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने एज्यूम कर लिया सी। अब हमें मालूम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब आप ध्यान दीजिए, सेट ए जो है वो एस का सबसेट है, सेट बी भी जो है एस ए का सबसेट है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेट ए के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, सेट ए में हैविंग ए एलिमेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी a/6, सेट बी में बी एलिमेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी b/6 ये आ जाएगी, और सेट ए इंटरसेक्शन बी में सी एलिमेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी c/6। तो ये कंप्लीट ये कन्वर्ट हो रहा है ए बी इक्वल टू सी में, ए बी इक्वल टू 6 टाइम्स सी में। अब आप ये देखिए ए बी और सी की कौन कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, वेरियस केसेस हमें लेने होंगे। मैं एक केस ले रहा हूं, जब सी की वैल्यू 1 है, जब सी 1 होगा तब क्या होगा, तब ए बी की वैल्यू हो जाएगी 6। आप ध्यान दीजिए, एक कंडीशन हमें बताई गई है ये वाली, ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 इज लेसर देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेसर देन ए। मतलब बी की वैल्यू लेसर देन ए होगी, बी और ए इक्वल नहीं होंगे। इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रही है। 2 इंटू 3 से 6 आएगा, 2 इंटू 3 से 6 आएगा, वैसे तो 6 इंटू 1 से भी आएगा, बट 6 इंटू 1 वाला केस, 6 इंटू 1 वाला केस में सेपरेटली कंसीडर करूंगा। ओके, तो फिलहाल हम यहां पर ले रहे हैं a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमारे पास एबीसी के लिए बन गया है 3 2 1 का। अब इसके लिए नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ वेज पे ध्यान दीजिए। जब आप एक कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कॉमन एलिमेंट सबसे पहले मैंने चूज कर लिया 6c1, मतलब स्मॉल सी की वैल्यू 1 जो है ना, उसके लिए मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया 6c1 वेज से। अब अगर एक एलिमेंट हम चूज कर चुके हैं तो जो सेट ए में 3 एलिमेंट जाने वाले थे उनमें एक मिल चुका है, 2 बच गए हैं, वो 2 एलिमेंट हम बचे हुए 5 में से सेलेक्ट करेंगे 5c2 वेज से। पहले एक एलिमेंट हमने कॉमन एलिमेंट एज्यूम कर लिया, कोई भी चूज करना था ना, तो 6c1 वेज से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेट ए में है 3 एलिमेंट, तो सेट ए का एक एलिमेंट हमारे पास आ चुका है, बिकॉज वो जो वैल्यू जो सेट सी के लिए लिया गया वही इसमें भी लाई कर रहा है। सेट ए में 2 एलिमेंट बच गए, वो 2 एलिमेंट रिमेनिंग 5 एलिमेंट से हमने चूज कर लिया 5c2 वेज से। अब हम आते हैं बी के लिए, बी में 2 एलिमेंट होने चाहिए थे जिसमें से एक ले चुके हैं, और अब जो एक एलिमेंट हम लेंगे वो ना तो ए में होना चाहिए ना सी में, सो बेटर टू से ए में 3 एलिमेंट थे, है ना, वो तीनों में से कोई सा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए।
तो बचे हुए 3 एलिमेंट में से हम कोई एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं बी के लिए। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं? 6 इंटू 10 इंटू 3, ये आया है 180। आगे के केसेस में हमें जाना पड़ेगा। केस 2 लेते हैं। पिछले केस में c इक्वल टू 1 लिया गया था, अब मैं c इक्वल टू 2 ले रहा हूं। तो AB इक्वल टू 6c, ये किस में कन्वर्ट होगा? AB इक्वल टू 12 में। अब इसमें ध्यान दो, b लेस देन a वाली कंडीशन पे इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा AB यहां पर आएगा? इसको सेटिस्फाई करने वाला AB मैं यहां पर ले रहा हूं a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। देखो 6 वाली वैल्यूज जो है ना, हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इनमें से कोई भी वैल्यू अगर 6 रहती है तो वो मैं लास्ट में नोट कर लूंगा। थर्ड केस में सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो यहां पर 4 और 3 लेने के बाद क्या हो रहा है ना, अपने पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ गया ABC का 4 3 2। अब बताइए 4 3 2 के लिए हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे? तरीका वही रहेगा, पहले 2 कॉमन एलिमेंट चूज कर लेते हैं C के लिए। उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 6C2। अब सेट A में 4 एलिमेंट थे, 2 कॉमन एलिमेंट मिल चुके हैं, बच गए 2 एलिमेंट। वो 2 एलिमेंट हम बचे हुए 4 एलिमेंट से सेलेक्ट करेंगे 4C2 वेज से। मतलब 4 में से 2 आए और जो 6 में से 2 आप ले चुके थे ना कॉमन एलिमेंट, वो 2 आ चुके हैं मेरे पास। अब बचे हुए 4 में से हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं A के लिए। तो अब A के पास टोटल 4 एलिमेंट हो गए। अब हम बात करें सेट B के लिए। सेट B में 3 एलिमेंट होना चाहिए और 2 कॉमन एलिमेंट ऑलरेडी चूज किए जा चुके हैं। तो अब B के लिए एक ही एलिमेंट चूज करना है। वो कहां से चूज होगा? वो उन एलिमेंट्स में से होगा जो A में नहीं है। A में 4 एलिमेंट है, 6 में से 4 चले गए 2। उन बचे हुए 2 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट हम चूज करने वाले हैं B के लिए 2C1 बेस से। इसके लिए नंबर ऑफ वेज होंगे 6C2 मतलब 15, 4C2 मतलब 6 इंटू दिस मतलब 2, ये आ गया 180 वेज। अब बहुत सिंपल सा केस है, मैं थर्ड केस ले रहा हूं। इस समय हम क्या कर रहे हैं ना, कॉमन एलिमेंट C की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। AB इक्वल टू 6C था ना, A और B में देखो A ग्रेटर देन B है तो A की ही वैल्यू 6 हो सकती है। A की ही वैल्यू हम 6 ले सकते हैं। तो जब हम A की वैल्यू 6 लेंगे तब क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं। A की वैल्यू 6 लेने पर AB इक्वल्स टू 6C इंप्लाइज B इक्वल टू C। अब B इक्वल टू C के लिए ऑल पॉसिबल केसेस हमें कंसीडर करने जिसमें A और B अनइक्वल हो। तो B इक्वल टू C के लिए केसेस क्या क्या आएंगे? दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, या दोनों की वैल्यू 2 हो जाए, या दोनों की वैल्यू 3 हो जाए, या दोनों की वैल्यू 4 हो जाए, या दोनों की वैल्यू 5 हो जाए। अब आप मुझे बताइए इसके लिए नंबर ऑफ वेज हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल है। A के लिए तो 6 है तो 6C 6 ही है, मतलब फर्स्ट सेट में 6 एलिमेंट्स हैं ना, तो 6C 6 वे से ही आप सारे सेलेक्ट करेंगे। अब जब एक कॉमन एलिमेंट लेना है तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? एक कॉमन एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वेज 6C1, 6 में से कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा। 2 कॉमन एलिमेंट लेना है तो उसके नंबर ऑफ वेज 6C2 होंगे। 3 एलिमेंट कॉमन लेना है उसके नंबर ऑफ वेज 6C3, फिर 6C4, फिर 6C5। इनका सम कर देते हैं हम, ये आएगा बायनोमियल थ्योरम में हम लोग जो NCR की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उससे हम लोग लिख सकते हैं 2⁻6 माइनस 2। इसका आंसर आया है 62। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा गया उस पर हम आते हैं वापस। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AB सच दैट दिस कंडीशन फॉलोज। तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला 180 प्लस ये 180 360 हो गया, प्लस ये 62। 360 प्लस 62 कितना आया? 422। तो हमारा आंसर आना चाहिए 422। देखिए इधर आंसर 422 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities these. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them
तो एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर सॉल्व कर रहा है तो कौन सा केस नहीं लेना चाहिए? जब चारों के चारों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो केस अगर हम नहीं लेते हैं, उसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ऑल पॉसिबल अदर केसेस मिल जाएंगे। क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। अगर कम से कम एक पर्सन सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम करेक्टली, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? नन ऑफ द पर्सन्स सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली, ये बस नहीं हो सकता है। तो हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। P no one could solve the problem correctly। तो उसके लिए करना क्या है? सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबकी नॉन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी को। 1 - 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/8। कितना आएगा देखते हैं। 1 - 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 7/8। 8 इंटू 8 इंटू 4, दिस इज 256। 256 माइनस 21/256, ये आ रहा है 235/256। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आंसर चेक कर लेते हैं हम। आंसर इज ए। तो बच्चों ये खत्म हो रहा है यहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के PYQ सीरीज का, जे एडवांस के PYQ सीरीज का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लेकर हम फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।